चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ कि ये वीडियो देखने से आपके 100% कॉन्सेप्ट जो है वो कवर हो जाएंगे। सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इस चैप्टर के बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपको एक्सप्लेन किया गया है, इजी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है ताकि आपको पूरा चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो वीडियो को एंड तक देखिए और आराम से पूरा चैप्टर को ख़त्म करिए। स्टार्ट करते हैं अपन अपना नया चैप्टर कंट्रोलिंग। तो इसमें अपन ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ने वाले हैं, एक एक करके पढ़ेंगे कि कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या इसका लिमिटेशंस है, क्या इसका रिलेशनशिप है प्लानिंग के साथ। इन सारी चीज़ों को अपन बहुत ज़्यादा क्लियर कट डिटेल में देखने वाले हैं। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन के साथ। तो देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव या गोल्स तो होते ही हैं। मैनेजमेंट ऑफ फंक्शन में आता है क्या, कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग जो है वो इंश्योर करता है कि हर चीज जो भी हो रही है मैनेजमेंट के में, कंपनी में, वो सब काम जो है वो गोल्स को अचीव करने में मदद करे। यानी कि जो भी चीजें हो रही है, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है कंपनी में, तो कंट्रोलिंग एश्योरेंस देता है, इंश्योर करता है कि सारे गोल जो है वो अचीव हो सके। जैसा प्लान बनाया था एज पर द प्लान सब लोग काम करें, और जो भी पहले से गोल बना के रखे हैं, प्री डिटरमाइंड जो हमारे गोल्स हैं, उसको अचीव कर सके। तो कंट्रोलिंग का मेन काम क्या है कि वो इंश्योर करता है कि वो प्री डिटरमाइंड गोल्स जो है वो कंपनी के अचीव हो सके। सेकेंड टॉपिक है मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। आखिर कंट्रोलिंग का मतलब क्या है। तो देखो, मान लेते हैं कि आपने कोई स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। आपने सेट कर दिया स्टैंडर्ड कि आपकी कंपनी में डेली के डेली 100 प्रोडक्ट्स जो है वो बनने ही चाहिए। आपने ये स्टैंडर्ड सेट कर दिया है प्लानिंग करके। देन आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस देखी, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस में आपने पाया कि सिर्फ और सिर्फ 80 प्रोडक्ट ही बन रहे हैं। तो देखो कितने का डेविएशन हो गया है, 20 का डेविएशन हो गया है। यानी कि हमने स्टैंडर्ड सोच के रखा था कि डेली 100 प्रोडक्ट बनाएंगे, जबकि लेबर सिर्फ 80 प्रोडक्ट बना पा रहे हैं। तो हो सकता है इसमें बहुत सारे कारण हो, एक लेबर टाइम से नहीं आ रहा हो, या फिर वो जितने आवर्स काम करना चाहिए उतने आवर्स काम नहीं कर रहा हो। अगर वो काम कर रहा है तो वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा हो। XYZ कोई भी कारण हो सकता है। तो व्हाट डू मीन बाय कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या करता है, कंट्रोलिंग कंपेयर करता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ, डेट इज स्टैंडर्ड के साथ। और अगर कोई भी डेविएशन पाया जाता है तो उसके लिए करेक्टिव एक्शन लिया जाता है, यानी उसको दूर करने की कोशिश की जाती है, प्रयास किया जाता है, कारण ढूंढना जाता है कि आखिर स्टैंडर्ड और प्लान्ड परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में आखिर गैप आ क्यों रहा है। 10 अगर इसको मैं समराइज करूं तो कंट्रोलिंग क्या करता है, वो कंपेयर करता है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ, और अगर कोई डेविएशन मिलता है तो उसके लिए करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। आखिर कंट्रोलिंग का क्या नेचर है। तो देखो, कंट्रोलिंग सबसे पहली बात है कि एक गोल ओरिएंटेड फंक्शन है। कैसे, क्योंकि ये कोशिश करता है, ये इंश्योर करता है कि रिसोर्स जो है वो इस्तेमाल हो इफेक्टिवली भी और एफिशिएंटली भी, जिससे आप अपने प्री डिटरमाइंड गोल्स को अचीव कर सके। अभी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है। सो इफेक्टिवली का मतलब होता है कि ऑन टाइम चीज़ों को ख़त्म करना, जो भी आपके टारगेट रहते हैं उसको टाइम पे कंप्लीट करना है। टाइम से लेट हो जाओगे तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी खराब हो जाए। यदि आप टाइम पे प्रोडक्शन नहीं करते हो, टाइम पे आप चीज़ों को प्रोवाइड नहीं करते हो, तो आपकी जो डिमांड रहती है प्रोडक्ट की वो खराब हो जाती है। यानी कि कस्टमर तो वेट करता नहीं है, कस्टमर यदि आपके पास प्रोडक्ट नहीं मिलता है तो किसी और के पास चला जाएगा। तो टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, दैट्स वाई इफेक्टिवली तो होना ज़रूरी है। सेकेंड होता है एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब होता है कि कम से कम कॉस्ट में आपको उस प्रोडक्ट को बनाना है, यानी रिसोर्स को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करने हैं, और जितने कम रिसोर्स का इस्तेमाल करते हुए आप आउटपुट बना सकते हो उतना आउटपुट आपको बनाना चाहिए, उतने कम रिसोर्स आपको इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट बनाना चाहिए। दैट्स वाई कंट्रोलिंग को एक गोल ओरिएंटेड फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये इंश्योर करता है कि रिसोर्स जो है वो बिल्कुल भी वेस्ट ना हो और वो इफेक्टिवली इस्तेमाल हो, ताकि जो गोल्स है कंपनी के वो अचीव हो सके। सेकेंड नेचर की ओर बढ़ते हैं तो कंट्रोलिंग जो है एक परवेसिव इन नेचर होता है।
डेट इज कंट्रोलिंग जो है वो हर टाइप के बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड रहती है, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड रहती है, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो। दैट्स वाई कंट्रोलिंग को एक परवेसिव फंक्शन माना गया है। कंट्रोलिंग जो है वो आपको हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में रिक्वायर्ड है, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट हो। तो आपको कंट्रोलिंग जो है हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में रिक्वायर्ड है, हर टाइप के बिजनेस में रिक्वायर्ड है, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड है, चाहे छोटा बिजनेस हो, चाहे बड़ा बिजनेस हो, चाहे प्रॉफिट मेकिंग हो या चाहे नॉन प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस हो। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। कंट्रोलिंग जो है वो बैकवर्ड लुकिंग भी होता है और फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन भी होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, इसको आराम से समझना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी बनता है। तो कंट्रोलिंग एक बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखो कंट्रोलिंग में क्या करते हैं अपन, कंट्रोलिंग में एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लैंड परफॉर्मेंस या फिर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से अपन कंपेयर करते हैं। और ये स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो है जब अपन प्लानिंग करते हैं तब बना देते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड हमने फिक्स किया है पास्ट में। दैट्स वाई इसको बोलते हैं बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन, क्योंकि पास्ट में जो स्टैंडर्ड बनाया है उसको कंपेयर करते हैं अभी एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। अब कंट्रोलिंग को फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन क्यों बोलते हैं, तो देखो हम क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से, और अगर कोई भी डेविएशन होता है तो उसके लिए करेक्टिव एक्शन भी लेते हैं। कोई भी डेविएशन मालूम पड़ता है तो ये उसका रीजन जानते हैं और फ्यूचर में सेम डेविएशन रिपीट ना हो उसका भी ध्यान रखते हैं, यानी कि फ्यूचर ओरिएंटेड काम भी अपन करते हैं। दैट्स वाई कंट्रोलिंग जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन भी है, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर परफॉर्मेंस को इंप्रूव करवाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कंट्रोलिंग जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि कंट्रोलिंग जो है वो चलता ही रहता है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने कंट्रोलिंग कर लिया, एक बार कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म कर दिया और उसके बाद सीधा अगले साल वापस से परफॉर्म करेंगे इसी फंक्शन को, ऐसा तो नहीं है। काम तो डेली चलता रहता है, एक्टिविटीज तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डेली चलती रहती है, तो कंटिन्यूअसली रिव्यू करना पड़ता है सबकी परफॉर्मेंस को। तो ये कैसा फंक्शन है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इस प्रकार नेचर ऑफ कंट्रोलिंग हमारा हुआ खत्म। अब पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट। डू नॉट कंसीडर कंट्रोलिंग एज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग को लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ना समझा जाए। देखो अपन चैप्टर पढ़ते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो फिफ्थ फंक्शन अपन पढ़ते हैं कंट्रोलिंग, लेकिन इसको लास्ट फंक्शन नहीं समझा जाए। क्यों, क्योंकि देखो कंट्रोलिंग में अपन करते क्या है, हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं और उसके बाद कोई भी डिवीजन मालूम पड़ता है तो उसके लिए फ्यूचर प्लान बना के हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं ताकि सेम चीज फ्यूचर में भी रिपीट ना हो। यानी कि अगर कोई डेविएशन होता है तो हमें नए टाइप की प्लानिंग दोबारा से करनी पड़ती है। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग जो है वो एक साइकिल ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस को खत्म करता है, लेकिन जैसे ही कंट्रोलिंग होता है, कोई डेविएशन मिलता है तो हमें फ्यूचर में अगेन प्लानिंग करनी पड़ती है, अपने प्लान्स को इंप्रूव करना पड़ता है नेक्स्ट साइकिल के लिए। तो कंट्रोलिंग के बाद दोबारा क्या स्टार्ट हो जाता है, प्लानिंग स्टार्ट हो जाता है। तो इसे आप कंट्रोलिंग को लास्ट फंक्शन ना समझे बल्कि एक साइकिल का पार्ट समझे, जिसमें पहले प्लानिंग आता है, फिर स्टाफिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग आता है, डायरेक्टिंग आता है, कंट्रोलिंग आता है, और कंट्रोलिंग खत्म होने के बाद फिर से प्लानिंग स्टार्ट हो जाता है। दैट्स व्हाई कंट्रोलिंग को लास्ट फंक्शन नहीं बोलते हैं, बल्कि ऐसा बोलते हैं कि ये मैनेजमेंट प्रोसेस की साइकिल को कंप्लीट करता है, देन तुरंत बाद वापस प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, तो सबसे पहला पॉइंट, अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, यानी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में मदद करता है। तो हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कंट्रोलिंग में अपन क्या करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बीच में कंपैरिजन करते हैं, और कोई भी डेविएशन पता चलता है तो उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेते हैं। यानी हर ऑर्गेनाइजेशन और उसकी एक्टिविटीज को राइट ट्रैक में रखता है कंट्रोलिंग, और अचीव करने में मदद करता है गोल्स को, और गोल्स भी अचीव करना है एफिशिएंटली भी और इफेक्टिवली भी। तो कंट्रोलिंग क्या करता है, राइट ट्रैक में रखता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, जिसकी वजह से गोल्स जो है वो अचीव किए जा सकते हैं।
सेकेंड पॉइंट है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। तो देखो एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम जो रहता है वो जज करता रहता है कि जो आपने स्टैंडर्ड बनाया है वो करेक्ट है कि नहीं, वो एप्ट है कि नहीं, आज के बिजनेस इन्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए, यानी कि आज की सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए। देखो टाइम टू टाइम आपको अपने स्टैंडर्ड को भी रिवाइज करना पड़ता है, टाइम टू टाइम आपको अपने स्टैंडर्ड को या तो बढ़ाना पड़ता है या तो घटाना पड़ता है सिचुएशन के हिसाब से। तो आपको अपने स्टैंडर्ड पे भी नजर रखनी चाहिए। तो एक इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम वही है जो स्टैंडर्ड का भी एक्यूरेसी चेक करे, ना ही स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा कम हो, ना ही स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा हो, तो दोनों ही चीज का ध्यान रखता है एक कंट्रोल सिस्टम। स्टैंडर्ड ऐसा होना चाहिए जो चैलेंजिंग भी हो और जिसको अचीव भी कर सकते हैं। इम्प्रैक्टिकल सा स्टैंडर्ड रखना ठीक बात नहीं है। मान लेते हैं आपने स्टैंडर्ड बना दिया है कि आपको डेली 100 प्रोडक्ट बनाने हैं, यानी कि एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो अचीव हो सकता है। आपको हवा में बात नहीं चलानी है कि हम क्या करते हैं 1000 कम से कम डेली प्रोडक्ट बनाने चाहिए, ऐसा स्टैंडर्ड रख देते हैं। अरे तो हवा में स्टैंडर्ड अपने को नहीं रखना है। और फिर आपको पता चला, मान लेते हैं आपने 100 प्रोडक्ट डेली बनाने का स्टैंडर्ड बनाया था, आपके जो वर्कर्स है पहले 80 प्रोडक्ट बना पाते थे डेली, फिर 90 बनाने लगे, फिर 100 भी बनाने लगे, फिर धीरे धीरे 110 बनाने लग गए, यानी कि आपके लेबर जो है वो बहुत ज्यादा क्विक हो गए हैं। तो अब समय आ चुका है कि आपको अपने स्टैंडर्ड को रिवाइज करना पड़ेगा, यानी कि 100 से अब उसको 120 130 रखना पड़ेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपने स्टैंडर्ड को इंप्रूव करना पड़ेगा, हाई करना पड़ेगा। तो एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम वही है जो टाइम टू टाइम स्टैंडर्ड को भी रिवाइज करता रहे। नेक्स्ट पॉइंट है मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स। तो देखो कंट्रोलिंग पूरा ध्यान रखता है, हेल्प करता है कि वेस्टेज जो है वो कम से कम हो, रिसोर्स जो है वो कहीं से भी स्पॉइल ना हो, यानी कि मिनिमम से मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट बनाया जा सके। जो भी स्टैंडर्ड पहले से सेट करके रखे हैं उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से काम होना चाहिए, और जो स्टैंडर्ड है उसमें रिसोर्स को वेस्ट करना तो रहता ही नहीं है, यानी कि कम से कम वेस्टेज में आपको ज्यादा से ज्यादा जो है आउटपुट बनाना है। थोड़ा बहुत वेस्ट तो ऑब्वियसली हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में होता है। तो कंट्रोलिंग मदद करता है आपको एफिशिएंट होने में, यानी कि मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में ज्यादा आउटपुट बनाने के लिए, मिनिमम इनपुट में ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। तो कंट्रोलिंग इसके लिए भी आपको हेल्प करता है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट पॉइंट है इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन, यानी कि कंट्रोलिंग जो है वो एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे। वो कैसे होता है, देखो कंट्रोलिंग में बेसिकली होता क्या है कि एम्प्लॉयज़ को बता दिया जाता है पहले से ही कि उनका स्टैंडर्ड क्या रखा गया है, कितना एटलीस्ट उनको टारगेट अचीव करना ही करना है। तो पहले से ही एम्प्लॉयज को वेल इन एडवांस पता रहता है कि उनका टारगेट क्या है और उनको किस लेवल का परफॉर्मेंस देना है। तो स्टैंडर्ड को मद्देनजर रखते हुए भी उन लोग परफॉर्म करते हैं, और वही चीज उनको मोटिवेट करती है कि उन लोग स्टैंडर्ड से भी बेटर करके दिखाएं, यानी कि जो स्टैंडर्ड जो टारगेट कंपनी ने बनाया है कम से कम उसको तो अचीव करना ही है, या फिर उससे भी अच्छा परफॉर्म करके दिखाए। तो कंट्रोलिंग क्या करती है, एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर देती है एम्प्लॉय को, जो कि उसका मोटिवेशन का फैक्टर बन जाता है। इंप्लॉय सोचता है कि हमें कम से कम इतना तो परफॉर्म करना ही है, और इससे बेहतर परफॉर्म करके दिखा दिए, स्टैंडर्ड से बेहतर परफॉर्म करके दिखा दिए तो क्या बात है। नेक्स्ट पॉइंट है एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। तो देखो एक इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, ऑर्डर और डिसिप्लिन बनाए रखता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। कंट्रोलिंग क्या करता है, हर इंप्लॉय पे नजर मारे रखता है, उनके एफर्ट्स उनकी एक्टिविटीज को चेक करता रहता है कंटिन्यूअसली, ताकि जितनी भी अनडिजायरेबल एक्टिविटीज है उसे मिनिमाइज किया जाए। अनडिजायरेबल एक्टिविटीज जाने की चोरी हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, डिसऑनेस्टी हो सकता है, करप्शन हो सकता है, ये सारी चीजें अनडिजायरेबल एक्टिविटीज के अंदर आती है। तो एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम इंप्लॉयज के ऊपर नजर मार के रखा रहता है ताकि कोई भी ये सारी अनडिजायरेबल एक्टिविटीज ना करे, और यदि कर लेते हैं तो कंट्रोल सिस्टम उनको पकड़ लेता है और उनको तुरंत के तुरंत जो है पनिशमेंट प्रोवाइड कर देता है, या फिर कंपनी से ही उनको नमस्ते कर देता है, यानी कि निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। देखो कंट्रोलिंग जो है वो एडवांस में डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है, सारे डिपार्टमेंट को पता रहता है और सारे इंप्लॉयज को पता रहता है कि किस स्टैंडर्ड से और किस टाइप का परफॉर्मेंस उनको देना है,
प्लस परफॉर्मेंस देने के बाद कैसे कोऑर्डिनेट करना है ऑर्गेनाइजेशन में उनको पहले से बता दिया जाता है, जिसके कारण कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होता है एंड फाइनली जो है ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो पाता है। दस कोऑर्डिनेशन जो है वो इंप्रूव होता है, बढ़ता है अगर एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम ऑलरेडी मौजूद हो ऑर्गेनाइजेशन में। इसी के साथ इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग होता है यहाँ पे खत्म। अब पढ़ते हैं अपन लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग, यानी कंट्रोलिंग के क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या क्या लिमिटेशंस है। सबसे पहली चीज, डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड। देखो अब हर चीज को अपन क्वांटिटी में सेट नहीं कर सकते, सारी चीजों का स्टैंडर्ड अपन क्वांटिटी में सेट नहीं कर सकते। मान लेते हैं अगर मेरे को प्रोडक्शन को सेट करना है, उसका स्टैंडर्ड सेट करना है, तो मैं सेट कर सकता हूं कि हमको डेली के डेली 100 प्रोडक्ट कम से कम बनाने हैं। तो प्रोडक्शन एक ऐसी चीज है जिसको अपन क्वांटिटी के तौर पे सेट कर सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट क्वालिटी? मान लो मेरे को ह्यूमन बिहेवियर को मेजर करना है या एम्प्लॉयज के मोराल को मेजर करना है, तो कैसे पॉसिबल है कि मैं इसको क्वांटिटी के टर्म्स में मेजर कर सकूं या इसको क्वांटिटी के टर्म्स में मैं इवन इसको सेट कर सकूं? तो हर चीज, हर स्टैंडर्ड को अपन क्वांटिटी में सेट नहीं कर सकते, और क्योंकि अपन इसको क्वांटिटी में सेट नहीं कर सकते तो इसके ऊपर कंट्रोलिंग करना भी बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। नेक्स्ट लिमिटेशन है लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। देखो कंपनी के विद इन जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसे अपन कहते हैं इंटरनल फैक्टर्स। जो कंपनी के अंदर है वो इंटरनल है, उसको तो अपन कंट्रोल कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट द एक्सटर्नल फैक्टर्स? क्या आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो चेंज हो रही है उसको कंट्रोल कर सकते हैं? आंसर इज नो। क्या फैशन जो चेंज हो रहा है मार्केट में उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं? आंसर इज नो। जितनी भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं क्या उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं? आंसर इज नो। तो आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये भी एक लिमिटेशन है कंट्रोलिंग का। थर्ड पॉइंट है रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज, यानी आसान भाषा में इसको बोला जाए तो एम्प्लॉइज चाहता ही नहीं है कि उसके ऊपर ज्यादा कंट्रोल किया जाए। अगर एम्प्लॉइज के ऊपर आप कंट्रोल करते हैं तो उसे लगता है कि जो एक्शन ले रहा है उसे फ्रीडम के साथ नहीं लिया जा रहा है, जो भी वो सोच रहा है वो खुल के नहीं बता सकता है, उसके काम पे बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, उसकी क्रिएटिविटी पे रेस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है। और एक एम्प्लॉय अगर फ्रीडम के साथ काम नहीं करेगा तो वो क्रिएटिव नहीं हो पाएगा, वो दिल से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए एम्प्लॉयज हमेशा ही चाहते हैं कि उनके ऊपर कंट्रोलिंग ना की जाए। नेक्स्ट लिमिटेशन है कॉस्टली अफेयर। देखो कंट्रोलिंग सिस्टम को सेटअप करना बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी लेता है, यानी एक्सपेंसिव भी होता है, और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी लेता है। यानी कंट्रोलिंग सिस्टम को पूरा सेटअप करना आसान बात नहीं है। आपको सॉफ्टवेयर बिल्डअप करने पड़ते हैं, आपको सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगाना पड़ता है, आपको मैनेजर बिठा के रखने पड़ते हैं जो सबकी एक्टिविटीज में निगरानी लगा के रखे। 10 एक प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम बनाना जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव काम है, एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव एक्टिविटी है। तो देखो कंट्रोल सिस्टम वहीं पे ज़्यादा इफेक्टिव है जहां पे आपकी सेविंग ज़्यादा हो रही है और कंट्रोल सिस्टम को सेटअप करने के पीछे कॉस्ट कम लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल यदि आप एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम लेके आए हैं और उससे आपका 1 लाख रुपए तक बच रहा है, जबकि कंट्रोल सिस्टम को सेटअप करने का कॉस्ट आपको लग रहा है 70,000 रुपए, तो यहाँ पे कंट्रोलिंग सिस्टम को सेटअप करना अच्छी बात है क्योंकि आपके 30,000 रुपए जो है बच रहे हैं। कंट्रोल सिस्टम को सेटअप करने का खर्चा है 70,000 रुपए, कंट्रोल सिस्टम से सेविंग हो रहा है 1 लाख रुपए। लेकिन अगर इसी का उल्टा सोचा जाए, यानी कि अगर सेविंग होगी कम, मान लेते हैं सेविंग हो रही है सिर्फ और सिर्फ 50,000 की और खर्चा कर रहे हो आप क्या 70,000 रुपए, तो ये तो बहुत महंगा प्रोसेस हो गया। आप बचा रहे हो 50 और गवा रहे हो 70, तो बेवकूफ़ी हो जाएगी यदि आप एक कंट्रोल सिस्टम को सेटअप करते हो, क्योंकि 20,000 उल्टा आपको नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये पर एनम मैं बता रहा हूँ कि सालाना 50,000 जो है आपका सेविंग हो रहा है और सालाना 70,000 रुपए जो है आपको कंट्रोल सिस्टम को मेंटेन करने का कॉस्ट लग रहा है। तो 20,000 का नुकसान उठाने से अच्छा है कि यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम नहीं रखा जाए। 10 ऐसा कह सकते हैं कि कंट्रोल सिस्टम तभी इफेक्टिव है जब कॉस्ट कम लगे और उससे बेनिफिट जो है वो ज्यादा मिले, तो ही कंट्रोल सिस्टम अच्छी बात है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के लिए तो कंट्रोल सिस्टम सेटअप करना ठीक नहीं रहता है क्योंकि खर्चे जरूरत से ज्यादा लग जाता है। इसी के साथ लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग हुई खत्म। अब बढ़ते हैं अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग,
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन दिए रहते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन प्लस पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, और तीसरा है 1 मार्क वाले क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू, इनकी आप प्रैक्टिस अच्छे से करें, ये एग्जाम में आने ही आने हैं। प्लस केस स्टडी जो है उसकी भी आप प्रैक्टिस करते रहें, उसी से ही आपके एग्जाम जो है काफी अच्छी तरीके से जाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन प्लानिंग और कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग के लिए ये कहा गया है कि ये मैनेजमेंट के ही दो कभी ना अलग होने वाले बच्चे हैं। अपन ऐसा कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के ये दो ऐसे बच्चे हैं जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते। प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है वो अपन देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग, यानी कंट्रोलिंग अंधा है प्लानिंग के बिना। कंट्रोलिंग में मैं करता क्या हूं, कंट्रोलिंग में अपन एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं। तो ये स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर जो करते हैं, ये स्टैंडर्ड कब बनाए जाते हैं और कहां बनाए जाते हैं, तो ये स्टैंडर्ड जो है ये पास्ट में बनाए जाते हैं, और जब आप प्लानिंग करते रहते हो ना तभी आप स्टैंडर्ड को बनाते हो। तो देखो अगर प्लानिंग नहीं होगी तो कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा, स्टैंडर्ड नहीं होगा तो आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को कैसे कंपेयर करोगे, दस कोई कंट्रोलिंग भी नहीं होगी। इसलिए कहा जाता है कि कंट्रोलिंग जो है वो ब्लाइंड है प्लानिंग के बिना। नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस, यानी प्लानिंग मीनिंगलेस है जहां पे कंट्रोलिंग नहीं है। देखो जब आप प्लान बनाते हो तो सारी एक्टिविटीज, सारे कोर्स ऑफ एक्शन जो आपको करने हैं वो आप ऑलरेडी डिस्कस कर लेते हो, उसका पूरा आप प्लान कर लेते हो। लेकिन एग्जीक्यूशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब ये प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर कोई भी डेविएशन पाए जाते हैं तो ये सारी चीजें जो है वो कंट्रोलिंग चेक करता है कि प्रॉपर एग्जीक्यूशन हुआ कि नहीं हुआ, कोई डेविएशन मिला कि नहीं मिला। अगर कोई डेविएशन मिल गया तो करेक्टिव एक्शन लिए गए कि नहीं लिए गए। दस मैं ऐसा कह सकता हूं एक प्लान तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब कंट्रोलिंग प्रॉपर तरीके से की जा रही है। अगर कंट्रोलिंग नहीं की जा रही है तो प्लान करना मीनिंगलेस होता है। इसलिए कहा जाता है कि प्लानिंग जो है वो मीनिंगलेस है यदि कंट्रोलिंग वहां पे नहीं की जा रही है, क्योंकि प्लान में जो कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड किए जाते हैं वो प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इस बात का ध्यान कंट्रोलिंग रखता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर एंड कंट्रोलिंग इज इवेल्युएटिव इन नेचर। तो दोनों का मतलब अपन समझते हैं, और फिर प्लानिंग को क्यों प्रिस्क्रिप्टिव बोलते हैं, कंट्रोलिंग को क्यों इवेल्युएटिव बोलते हैं, वो भी अपन देख लेते हैं। प्लानिंग को प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर बोलते हैं। प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है किसी को चीजें को बताना। जैसे हम बीमार पड़ जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमको दवाई प्रिस्क्राइब करके देता है। डेट मीन्स वो हमें बताता है कि हमें ठीक होने के लिए कौन सी दवा खानी पड़ेगी, हमें बताता है कि हमें कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेना चाहिए जिससे अपन ठीक हो जाए। वैसे ही प्लानिंग में कोर्स ऑफ एक्शन बताए जाते हैं, क्या एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन लिए जाए जिससे कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सकता है। दस प्लानिंग को अपन प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर बोलते हैं। अब कंट्रोलिंग एक इवेल्युएटिव प्रोसेस है। भाई कंट्रोलिंग में आप क्या करते हो, कंट्रोलिंग में आप ये देखते हो कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है उन दोनों के बीच में आप कंपैरिजन करते हो। कोई भी डेविएशन होता है तो उसे ढूंढते हैं, फिर ओपिनियन बनाते हो और फिर उसके बाद करेक्टिव एक्शन लेके उसे दूर करने की कोशिश करते हो। दस आप पूरे प्रोसेस को इवेल्युएट कर रहे हो, पूरे प्रोसेस का आप स्टडी कर रहे हो और उसके बाद आप अपना ओपिनियन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हो। यही इवेल्युएटिव का मतलब होता है। दस इसलिए कंट्रोलिंग को एक इवेल्युएटिव प्रोसेस माना गया है क्योंकि वो पूरे फैक्ट को स्टडी करता है और उसके बाद करेक्टिव एक्शन भी लेता है, यानी ओपिनियन भी प्रोवाइड करता है कि कैसे डेविएशन को दूर किया जा सके। सो प्रिस्क्रिप्टिव की मीनिंग और इवेल्युएट की मीनिंग मैंने आप लोगों के लिए लिख दी है, तो आप लोग भी जब भी ऐसे नए वर्ड्स आते हैं तो उसका मीनिंग उसी समय बुक में लिख दिया करो ताकि फ्यूचर में आप कभी पढ़ो तो आपको वो काम आ जाए। अब नेक्स्ट रिलेशन के ऊपर अपन बढ़ते हैं। देखो प्लानिंग हो या कंट्रोलिंग हो, दोनों को बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन माना गया है। तो कंट्रोलिंग को क्यों बैकवर्ड लुकिंग बोलते हैं, क्यों फॉरवर्ड लुकिंग बोलते हैं, ये अपन ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। नाउ प्लानिंग को बैकवर्ड लुकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग क्यों बोलते हैं, इसको अपन समझ लेते हैं। तो देखो प्लानिंग को फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्लान जो है वो फ्यूचर के लिए बनाए जाते हैं, यानी फ्यूचर में क्या कोर्स ऑफ एक्शन लिया जाए जिससे गोल को अचीव किया जा सकता है। कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए फ्यूचर में क्या एप्रोप्रिएट एक्शन लेना है ये प्लानिंग हमें बताता है। तो फ्यूचर के बारे में बता रहा है, दैट्स वाई इसको बोलते हैं फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच। अब प्लानिंग को
बैकवर्ड लुकिंग अप्रोच क्यों बोलते हैं? अब देखो, प्लानिंग को बैकवर्ड लुकिंग अप्रोच इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितने भी आप प्लान्स बनाते हैं वो पास्ट एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए बनाते हैं, यानी पास्ट में जो सीखा, जो एक्सपीरियंस आपने गेन किया, वही आपको गाइड करता है कि फ्यूचर में प्रॉपर प्लान क्या होना चाहिए। दस पास्ट एक्सपीरियंस हमें फ्यूचर के लिए प्लान बनाने के लिए गाइड करते हैं। दैट्स वाई प्लानिंग को एक बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन भी माना गया है, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस का ये इस्तेमाल करता है। 10 अपन कह सकते हैं कि प्लानिंग हो या कंट्रोलिंग हो, दोनों के दोनों बैकवर्ड लुकिंग भी है और दोनों के दोनों फॉरवर्ड लुकिंग भी है, और इस तरह से ये रिलेट करते हैं। इसी के साथ ये सारा टॉपिक जो है वो हुआ खत्म। अब बढ़ते हैं अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब पढ़ते हैं अपन कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो कंट्रोलिंग का कंप्लीट प्रोसेस क्या है उसको अपन एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला स्टेप है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, यानी पहले बेंचमार्क तैयार करो, स्टैंडर्ड रेडी करो, जिससे आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो। एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे कंपेयर करोगे? स्टैंडर्ड से ही तो कंपेयर किया जाता है। तो स्टैंडर्ड उस बेंचमार्क को बोलते हैं जो आपको पहले सबसे पहले सेट करना है। सेकेंड है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करो, देन कंपेयर करो एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड। एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड को मेजर करो, कोई डेविएशन है तो फिर उसको निकालो। एनालाइज करो कंप्लीट डेविएशन को, यानी कि कंप्लीट स्टडी करो, डिटेल में देखो, बारीकी से जानो, छानबीन करो कि डेविएशन आया है तो क्यों आया है, किस किस कारण से आया है और क्या क्या तरीके हैं मेजर डेविएशन निकालने के। एंड फाइनली डेविएशन आ चुका है तो आपको क्या लेना है? करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए। तो ये जो पूरे प्रोसेस है इसका आप जो सीक्वेंस है उसको चेंज मत करना। ऐसा मत बोलना कि फर्स्ट पॉइंट के बाद हम थर्ड पॉइंट लिखे तो चलेगा क्या, थर्ड के बाद फिफ्थ लिखे, फिर फिफ्थ के बाद सेकंड, फिर उसके बाद लिखे फोर्थ, तो आंसर गलत हो जाएगा। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको यही सीक्वेंस में आंसर लिखना है, यही सीक्वेंस में पांचों पॉइंट लिखने हैं। एक एक पॉइंट को अपन समझते हैं डिटेल में, इसका मतलब क्या होता है और ये प्रोसेस करते हैं अपन खत्म। सबसे पहला पॉइंट है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है कंट्रोलिंग का, उसमें क्या आता है कि स्टैंडर्ड सेट करो। स्टैंडर्ड्स आर द क्राइटेरिया अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। स्टैंडर्ड एक ऐसा क्राइटेरिया है जिससे आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो, यानी कि एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो सही है या नहीं है, पर्याप्त है कि पर्याप्त नहीं है। स्टैंडर्ड जो है वो एक हिसाब से बेंचमार्क का काम करते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस आपको किस प्रकार करनी है, किस डायरेक्शन में करनी है और कितनी करनी है। मान लेते हैं आपने बना दिया कि आपको एटलीस्ट डेली 100 प्रोडक्ट्स बनाने ही हैं, तो ये आपका स्टैंडर्ड तय हो गया है कि आपको 100 प्रोडक्ट्स बनाने हैं, और अब इसी डायरेक्शन में आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को लेके जाओगे। अगर इससे कम करते हो, आप 80 प्रोडक्ट्स बनाते हो या 90 प्रोडक्ट्स बनाते हो, यानी कि स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट अभी भी बना हुआ है। तो ये डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, स्टैंडर्ड एक हमारे लिए बेंचमार्क तैयार कर देते हैं कि हमें कौन से डायरेक्शन में फॉलो करना है और एटलीस्ट कितना कम से कम काम करना है। स्टैंडर्ड जो है वो क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं, क्वालिटेटिव टर्म्स में भी हो सकते हैं। क्वांटिटेटिव टर्म्स यानी कि नंबर्स में प्रेजेंट करना, तो आप स्टैंडर्ड को नंबर्स में प्रेजेंट कर देते हैं, यानी कि एक प्रोडक्ट को बनाने पीछे कितना कॉस्ट लगना चाहिए, 100 रुपये लगना चाहिए, 200 रुपये लगना चाहिए, ये आप फिक्स करके रख सकते हैं। कितनी कम से कम रेवेन्यू आपको अर्न करनी है, यानी कि कितना पैसा कमाना है, कितने यूनिट्स आपको कम से कम प्रोड्यूस करने हैं, कितने यूनिट्स आपको कम से कम सेल करनी है, एक काम को करने के पीछे कितना समय लगना चाहिए, इन सब को आप क्वांटिटेटिव टर्म्स दैट इज इन नंबर प्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड जो है वो क्वांटिटेटिव टर्म्स में प्रेजेंट करो और काफी इजी टर्म्स में प्रेजेंट करो ताकि उसको ठीक से आप कंपेयर कर सको। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके लिए कि आपने सोच लिया कि एक दिन में एग्जाम टाइम में आपको कम से कम 5 आवर्स तो पढ़ने ही है एग्जाम की तैयारी करते वक्त, यानी एक महीना आपको कम से कम डेली 5 घंटे पढ़ना है। तो ये आपने स्टैंडर्ड तैयार कर दिया और अब आप इसी को फॉलो करोगे। प्लान करते वक्त तो अपन स्टैंडर्ड बनाते हैं ना अपना, फिर अगर अभी 3 आवर ही हम कभी पढ़ पाए तो हम बोलते हैं अरे यार आज 2 घंटे कम पढ़ा हूँ। किसी दिन आप 4 घंटे पढ़ लेते तो आप बोलते हो अरे यार 1 घंटा कम पढ़ा हूँ। किसी दिन आपने 5 घंटा ही पढ़ लिया तो आप बोलोगे वाह आज तो जितना सोचा था उतना मैंने पढ़ लिया है।
तो और अगर इससे ज़्यादा कर दिया, मान लो आप किसी दिन 7 आवर्स पढ़ लिए, तो आप बोलोगे वाह आज तो मज़ा आ गई, जो स्टैंडर्ड बनाया था उससे ज़्यादा मैंने काम कर लिया है। हो सकता है कि आपको लगेगा कि मेरे को भी अपने स्टैंडर्ड जो है वो रिवाइज कर देना चाहिए, अब मुझे अपने स्टैंडर्ड भी बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल परफॉर्मेंस तो मैं इससे ज़्यादा दे ही सकता हूँ। 10 इस प्रकार आप क्वांटिटी के टर्म्स में स्टैंडर्ड को लिख सकते हैं, सेट कर सकते हैं। और क्वांटिटी के टर्म्स में आप जब भी सेट करते हैं तो बहुत इजी रहता है कंपेयर करना, एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड को कंपेयर करना तब आसान हो जाता है। स्टैंडर्ड जो है वो क्वालिटेटिव टर्म्स में भी आप सेट कर सकते हैं, जैसे कि गुडविल बढ़ाना है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ाना है, एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन लेवल बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें होती है क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड। अब आप क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड को सेट करना जो है ना बड़ा मुश्किल काम है। आप देखे होंगे क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड को सेट करने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जैसे पिज्ज़ा हट वाला क्या करता है, पिज्ज़ा हट वाला कस्टमर सेटिस्फेक्शन को चेक करने के लिए ये देखता है कि एक सर्विंग को करने में, एक कस्टमर को सर्विंग करने में कितना टाइम लग रहा है। जितना कम से कम टाइम लग रहा है ऐसा माना जाता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन उतना ज़्यादा हाई है। कस्टमर आपके पास आया और बहुत तेजी के साथ आपने उसको सर्व भी कर दिया है तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल हाई होता है, ऐसा पिज्ज़ा हट वाला मानता है। तो उसने स्टैंडर्ड को, क्वालिटी वाले स्टैंडर्ड को टाइम के बेसिस में सेट करके रखा है। वैसे आप स्विगी या जोमेटो से कोई भी प्रोडक्ट मंगाते होगे तो फिर वो देखो क्वालिटी चेक करने के लिए वो आपको बोलते हैं ना रेटिंग दे दो, 5 स्टार दे दो, 4 स्टार दे दो, 3 स्टार दे दो। उससे समझ में आ जाता है कि किस क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको मिला है, किस क्वालिटी की सर्विसेज जो है वो स्विगी के बॉय ने या जोमेटो के बॉय ने आपको प्रेजेंट की है। तो रेटिंग देना भी एक तरीका होता है कि क्वालिटेटिव टर्म्स में स्टैंडर्ड को सेट करना। हालांकि कर यहाँ पे भी आप नंबर की मदद से ही रहे हो, क्वांटिटी की मदद से ही रहे हो, स्टार की मदद से ही रहे हो, रेटिंग की मदद से ही कर रहे हो, लेकिन आप चेक क्या कर रहे हो, आप चेक कर रहे हो क्वालिटी, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन क्या है, किस प्रकार से जोमेटो या स्विगी बॉय ने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की, आप एक्चुअल में क्वालिटी चेक कर रहे हो यहाँ पे। तो इस प्रकार सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड हुआ हमारा खत्म। अब आपने स्टैंडर्ड तो सेट कर दिया है, दूसरा काम है अब एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करो। अब मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस का समय आ चुका है। अब परफॉर्मेंस को मेजर जब भी करो तो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल मैनर में करना चाहिए, बिल्कुल भी बायस हमें नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल होना चाहिए, बायसनेस बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। परफॉर्मेंस को मेजर करने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि पर्सनल ऑब्जर्वेशन, खुद ध्यान रखना, हर चीज़ को ऑब्जर्व करना, सैंपल चेकिंग करना, या फिर परफॉर्मेंस रिपोर्ट चेक करना। देखो ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो रहती है ये सुपीरियर जो है वो बनाते हैं अपने जूनियर्स के लिए, यानी कि जो उसके अंडर आते हैं, यानी कि आप ही के सुपीरियर्स, आप ही के सीनियर जो है आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाते हैं आपका एक्चुअल काम को देख के। तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी एक अच्छा तरीका है एक्चुअल परफॉर्मेंस को नापने का। अच्छा, परफॉर्मेंस कभी भी मेजर करो तो सेम यूनिट में मेजर करनी चाहिए जिस यूनिट्स में स्टैंडर्ड को सेट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक काम को करने के पीछे कितना समय लगना चाहिए आपने सेट करके रखा था स्टैंडर्ड 10 मिनट, और जब आप एक्चुअल परफॉर्मेंस देख रहे हो तो उसको सेकंड्स में देख रहे हो, तो ये जो यूनिट्स में चेंज आ जाएगा ना, इससे कंपैरिजन थोड़ा टफ हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि जिस यूनिट्स में आपने स्टैंडर्ड सेट किया था, यहाँ पे यूनिट था हमारा मिनट, तो आप जब एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखें तो वो सेकेंड्स में नहीं होना चाहिए, वो भी किस में होना चाहिए, मिनट में होना चाहिए। किलोग्राम में स्टैंडर्ड सेट किए और ग्राम में या फिर टन्स में आप एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हो तो इससे बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है, कंपैरिजन इजीली नहीं हो पाता है। इसलिए कहा जाता है कि कंपैरिजन करने के लिए आपको हमेशा एक्चुअल परफॉर्मेंस को सेम यूनिट में नापना चाहिए जिस यूनिट में आपने स्टैंडर्ड को सेट किया है। परफॉर्मेंस को मेजर करने के और भी तरीके हैं, जैसे कि कुछ रेशियोज की मदद लेना, कुछ कैलकुलेशंस की मदद लेना, जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, यानी कि अगर आपने टोटल सेल की है 100 रुपीज़ की तो उससे आपने कितना ग्रॉस प्रॉफिट कमाया है। मान लेते हैं आप सेल की हो 100 रुपए की और आप उससे कमाए हो ग्रॉस प्रॉफिट 20 रुपए, तो ये है आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, डेट इज 20%। तो ये आपने स्टैंडर्ड तय कर दिया कि हमें 20% ऑन एन एवरेज कमाना ही कमाना है ग्रॉस प्रॉफिट, और एक्चुअल में आपने 18% ही सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट कमा पाया। तो देखो आप जान सकते हो कि 2% का डिवीजन हो गया है प्रॉफिट में।
या फिर दूसरे रेशियो का इस्तेमाल कर सकते हो जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि टोटल पैसा जितना आपने फंसाया है उसमें कम से कम कितने % का आपको रिटर्न चाहिए ही चाहिए। मान लेते हैं आप अपने बिजनेस में 100 लाख फंसाए हो और आपने अपने स्टैंडर्ड सेट करके रखा है कि हम जितने पैसे लगाएंगे उसका कम से कम 12% हमें तो कमाना ही कमाना है। डेट इज 100 लाख का 12% होगा 12 लाख रुपए, और एक्चुअल में एट लास्ट आपने कमाया है मान लेते हैं 10 लाख रुपए। यानी कि आपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जितना सोचा था उतना आपको नहीं मिला। 2 लाख का क्या आ गया है, डेविएशन आ गया है। डेट इज 2% का क्या आ गया है, यहाँ पे डेविएशन आ गया है। 12% आपको कम से कम रिटर्न चाहिए था। 100 लाख का 12% 12 लाख होता है और 100 लाख का 10% 10 लाख होता है। आपने सिर्फ 10% कमा पाए जबकि आपकी उम्मीद 12 लाख की थी, डेट इज 12% की थी, तो 2% का यहाँ पे क्या हो गया है, डेविएशन हो गया है। तो परफॉर्मेंस को आप मेजर कर सकते हो रेशियोज की मदद से भी। फॉर एग्जाम्पल आपको मार्केटिंग टीम के लिए स्टैंडर्ड सेट करना है तो आप टारगेट दे सकते हैं कि कितने यूनिट्स कम से कम सेल होनी चाहिए। तो मार्केटिंग टीम के लिए नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड जो है वो हो सकता है उसका स्टैंडर्ड, और एक्चुअल परफॉर्मेंस आप देख सकते हो फिर कितनी यूनिट आपको सेल करनी थी और एक्चुअल में कितनी यूनिट आपने सेल की है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए आप स्टैंडर्ड सेट कर सकते हो कि कितनी यूनिट इसको कम से कम प्रोड्यूस करनी है कम से कम डिफेक्ट के साथ। तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस हुई और नंबर ऑफ डिफेक्टिव पीस कितने निकले एक एक बैच में, उसके हिसाब से आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो। यानी हर टाइप के डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग आपको स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा। एक जैसा स्टैंडर्ड हर डिपार्टमेंट के लिए आप सेट नहीं कर सकते हो। अब एक बार आपकी पूरी 100% प्रोडक्शन हो चुकी है तो यदि आपकी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको हर पीस को चेक करना चाहिए। हर पीस को आपको चेक करना चाहिए कि जो क्वालिटी आपने बताई है वही क्वालिटी से प्रोडक्ट बना है कि नहीं बना है। लेकिन अगर आपकी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, आप एक साथ बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो आप 100% चेकिंग तो नहीं कर पाएंगे। सारे प्रोडक्ट को तो खोल खोल के क्वालिटी चेक नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सैंपल चेकिंग करनी चाहिए। यानी कि कोई भी रैंडमली आपने प्रोडक्ट को उठाया और उसकी क्वालिटी चेक कर ली। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में काम ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, प्रोडक्शन एज पर क्वालिटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको चेक करने के लिए बीच बीच में कोई भी प्रोडक्ट को रैंडमली उठा के चेक कर लेना चाहिए। एक अच्छे मैनेजर का यही काम होता है ताकि क्वालिटी जो है वो बनी रहे। और अगर कोई रैंडम चेकिंग में डिफॉल्ट पाया जाता है, फॉल्ट पा जाती है, तो फिर उस फॉल्ट को दूर किया जाए, करेक्टिव एक्शन को तुरंत लिया जाए। इससे कंपनी की इमेज भी अच्छी बनी रहती है, गुडविल भी अच्छी बनी रहती है। एक बार अगर आपने खराब प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया और अगर कस्टमर डिससेटिस्फाइड हो गया है आपसे तो आपकी कंपनी की इमेज, गुडविल सब खराब हो सकती है। दैट्स वाई प्रोडक्शन होने के बाद प्रॉपर तरीके से उसको चेक करना, क्वालिटी को एक बार अच्छे से देख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड। यानी कि आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया था, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस आपने मेजर भी कर लिया। अब आप कंपेयर करो एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड को, और जितनी भी डिवीजन है यानी कि कितने से एक्चुअल परफॉर्मेंस भटक गया है स्टैंडर्ड से, उसको ढूंढो। डेविएशन यानी कि एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के डिफरेंस को जान लो। अच्छा, एक बात याद रखना, यदि एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड दोनों सेम टू सेम है, यानी कि आपने स्टैंडर्ड सोचा था कि हमें डेली 100 प्रोडक्ट बनाने और एक्चुअल परफॉर्मेंस में भी 100 प्रोडक्ट बने हैं, तो कंट्रोलिंग का जो प्रोसेस है वो यही थर्ड स्टेप में ही खत्म हो जाएगा। प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग यहाँ पे खत्म हो जाएगा अगर कोई भी डेविएशन नहीं पाए जाते हैं तो। हाँ, अगर कोई डेविएशन पाए जाते हैं तो फिर आप 4th स्टेप और 5th स्टेप में कूदेंगे, अदरवाइज आप 4th और 5th स्टेप में नहीं कूदेंगे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन पहले ये 3 स्टेप करता है और अगर उसको कोई डेविएशन नहीं मिलता है तो फिर वो कंट्रोलिंग का प्रोसेस यहीं पे एंड कर देता है। नेक्स्ट स्टेप है एनालाइजिंग द डेविएशन। यानी जो डेविएशन मिला है उसकी जांच पड़ताल करो, उसकी छानबीन करो, उसकी डिटेलिंग करो, उसको क्रिटिकली एनालाइज करो, उसको आराम से देखो, उसको समझो और डेविएशन कैसे दूर किया जा सकता है उसके लिए सारे स्टेप्स सोचे जाएं।
तो डेविएशन का कंप्लीट एनालिसिस करना, डेविएशन की जांच पड़ताल करना, छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान देना, इसी को अपन बोलेंगे एनालाइजिंग द डेविएशन। देखो डेविएशन तो देखो आएगा ही आएगा, ऐसा तो है नहीं कि डेविएशन आएगा नहीं। तो हर टाइप के काम में, हर एक्टिविटीज में थोड़ी बहुत डेविएशन तो एक्सपेक्टेड ही रहती है, जो आती ही है। इसलिए हमें एक एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डेविएशन बनाना चाहिए, यानी 2%, 4%, 5% से तो कोई भी काम डेविएट हो गई, इसको अपन एक्सेप्टेबल रेंज बना देनी चाहिए, यानी कि इतना अगर हो गया तो अपन माइंड नहीं करेंगे। हाँ, अगर कोई सिग्निफिकेंट डेविएशन हो गया, यानी कि मान लो 10%, 20%, 40% का चेंज आ गया है, ऐसा सिग्निफिकेंट डेविएशन होता है, तो उसको हमें सबसे पहले हटाना चाहिए, उस पर अपने को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इन डेविएशन को हम मेजर डेविएशन बोलेंगे। तो जो सिग्निफिकेंट डेविएशन होता है वो मेजर डेविएशन होता है, उसके ऊपर पहले ध्यान देना चाहिए। और जितने भी एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डेविएशन रहते हैं, यानी कि जितना आप एक्सेप्ट कर सकते हो, जितना आप चला सकते हो, उन्हें अपन माइनर डेविएशन कहेंगे। तो माइनर डेविएशन में आपको थोड़ा कम ध्यान देना है और सिग्निफिकेंट डेविएशन में आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मोर ओवर आपको ये भी बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो की एरियाज है, यानी ऐसे एरियाज जो थोड़े भी अफेक्ट होते हैं तो आपका बिजनेस जो है वो बुरी तरह से खराब हो सकता है। तो की एरियाज पे आपको ज्यादा अटेंशन देना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए कि की एरियाज जो है आपके बिजनेस के, वहां पे डेविएशन नहीं है, और अगर आते हैं तो उसे आपको अर्जेंटली दूर करना चाहिए। मैनेजर जो है वो की एरियाज पे ध्यान देने के लिए या फिर सिग्निफिकेंट डेविएशन को दूर करने के लिए दो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करता है। एक होता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, दूसरा है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, तो इस पे आप ज्यादा ध्यान देंगे। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन में भी पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का। तो इस क्वेश्चन पे आप ज्यादा ध्यान देंगे, इसको अच्छे से याद करेंगे। तो दोनों ही पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, अपन एक एक करके समझते हैं कि क्या होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल यानी कि जितने भी की रिजल्ट एरियाज है, ऐसे एरियाज है बिजनेस में जो काफ़ी क्रिटिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनके ओवरऑल परफॉर्मेंस का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी भी टाइप का डिवीजन इन क्रिटिकल पॉइंट से मिलता है तो उसको सबसे पहले दूर करना चाहिए, क्योंकि अगर की एरियाज में किसी भी टाइप का डिवीजन होता है तो वो बिजनेस के प्रॉफिट को, बिजनेस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। तो की रिजल्ट एरियाज का आपको ज़्यादा ध्यान देना है, आपको ज्यादा कंट्रोल किसका करना है, क्रिटिकल पॉइंट का करना है, यानी कि ऐसे पॉइंट का करना है जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बिजनेस के लिए काफी ज्यादा रिजल्ट देते हैं। अब आप सोचोगे कि 100% चीज़ों पर भी तो ध्यान रखी जा सकती है, तो क्रिटिकल पॉइंट में ही सिर्फ क्यों रखें। तो देखो क्रिटिकल पॉइंट्स में इसलिए रखें क्योंकि आप जो है वो सारी चीज़ों पे अटेंशन एक साथ नहीं दे सकते हैं। सारी एक्टिविटीज़ पे चेक करना, सारी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखना बहुत ही ज़्यादा एफर्ट वाला काम होता है, और उससे रिजल्ट भी आपको कुछ खास नहीं मिलता है। इसलिए आपको हमेशा अपने की एरियाज़ का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। फिर समय बचता है तो आपको दूसरे एरियाज़ का ध्यान रखना चाहिए, इससे समय भी बचता है और ये ज़्यादा इकोनॉमिकल भी रहता है, ये ज़्यादा ईजी भी रहता है, और इससे टाइम बहुत ज़्यादा सेव होगा, एफर्ट भी बहुत ज़्यादा सेव होगा, और ये ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है किसी भी बिजनेस के लिए। अब एग्जाम्पल दिया हुआ है, एन इंक्रीज इन 5% इन लेबर कॉस्ट मे बी मोर ट्रबलसम देन अ 15% इंक्रीज इन पोस्टल चार्जेस। ऐसा बोल रहा है कि 5% अगर लेबर कॉस्ट को बढ़ा दिया जाए तो ये काफ़ी ट्रबल पहुंचा सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, इन कंपैरिजन में अगर 15% पोस्टल चार्जेस इंक्रीज होते हैं। आप इसको नॉर्मल कॉस्ट के तरीके से समझने की कोशिश करना। सो हमारा एग्जांपल ये है कि 5% चेंज आया है लेबर कॉस्ट में। मान लेते हैं टोटल लेबर कॉस्ट कितना था, 100 लाख था, और अब 5% से बढ़ गया है, तो आपको अब 105 लाख का खर्चा उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5% का चेंज यानी कि 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लग रहा है। ये ज़्यादा ट्रबलसम हो सकता है, ये ज़्यादा मुश्किलें पैदा कर सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वहीं दूसरी तरफ चेंज क्या आया है, दूसरी तरफ चेंज आया है कि 15% चेंज हुआ है पोस्टल चार्जेस। पोस्टल चार्जेस में 15% का चेंज आया है। टोटल पोस्टल चार्जेस मान लेते हैं साल भर में कितना लगता है आपको, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए। इसमें अगर 15% चेंज भी आ गया तो कितने का चेंज आया है, 15,000 रुपए का। तो आप खुद समझ सकते हैं यहाँ पे 5% 5 लाख तक का नुकसान पहुंचा सकते हैं, जबकि यहाँ पे 15% भी सिर्फ 15,000 का नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो 15% चेंज आया पोस्टल चार्ज में, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
ये हमारा की एरियाज क्या होगा, लेबर कॉस्ट होगा इस एग्जांपल के हिसाब से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिटिकल पॉइंट में थोड़े भी चेंजेस आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट को, किसी भी बिजनेस के कॉस्ट को। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। देखो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता चुका है कि कुछ हद तक डेविएशन तो आएगा ही आएगा, तो एक एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डेविएशन आपको खुद बना देना चाहिए। मान लेते हैं कि आपकी एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डेविएशन है 2%, यानी 2% चेंज आता है लेबर कॉस्ट में तो आपको चल जाएगा। जबकि एक्चुअल में डेविएशन कितना आया, एक्चुअल में डेविएशन मान लेते आ गया है 15%। ये नया एग्जांपल है, पिछले एग्जांपल से इसको मिक्स मत करना। मान लेते हैं कि डेविएशन कितने का आ गया है, 15% का आ गया है लेबर कॉस्ट में, तो ये बहुत ज़्यादा डिविएट कर गया है। 2% तक हम एक्सेप्ट कर सकते थे लेकिन 15% तक डिविएट हो गया है। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का यही मतलब होता है कि जब भी किसी भी मैटर में अगर मेजर डेविएशन हमें मिलता है तो हम उसी पॉइंट को जाके कंट्रोल करेंगे, हम वहीं पे मैनेजमेंट की पूरी ताकत लगाएंगे और उस डेविएशन के रीजन को जानेंगे और करेक्टिव एक्शन लेके उन्हीं डेविएशन को दूर करेंगे। यानी जब तक बात एक्सेप्टेबल रेंज तक है तब तक हम कोई एक्शन नहीं लेने वाले हैं किसी भी एरिया में, और जहां पे बात एक्सेप्टेबल रेंज से आगे बढ़ गई तो फिर एक्शन लिया जाएगा। इसी को कहते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजर शुड गिव अटेंशन टू सिग्निफिकेंट डेविएशन विच गो बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट। तो इस बात का आप ध्यान रखना। अब इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप पढ़ें। इफ यू ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग यू मे एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। यानी अगर आप हर चीज कंट्रोल करने के लिए जाएंगे तो हो सकता है एंड में आप ठीक से कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाए। ऐसी लाइन लिख देगा और आपको बोलेगा कमेंट करो या फिर एक्सप्लेन करो, तो उस वक्त आपको मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को एक्सप्लेन करना है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। तो अगर ऐसी लाइन लिख के दे देगा और बोलेगा कमेंट करो तो आपको मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन समझा के आना है कि एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डेविएशन तो सब में होते ही हैं, वो रेंज से अगर ज्यादा डेविएशन होता है, कोई सिग्निफिकेंट डेविएशन होता है तो ही मैनेजमेंट उसके प्रति एक्शन लेगा, अदरवाइज एक्शन नहीं लेगा। डेविएशन को एनालाइज करने के बाद आप उसके रीजन जान लो, कारण जान लो कि किस वजह से डेविएशन आया है, उसके ऊपर काम करो, उसके लिए करेक्टिव एक्शन क्या ले सकते हैं वो उसके बारे में सोचो और कंट्रोल करके इस प्रॉब्लम को हल करो। डेट इज हमारा नेक्स्ट स्टेप चालू हो जाएगा, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। जब डेविएशन को आपने एनालाइज किया तो उसका कारण जान चुके हैं आप अच्छे से कि डेविएशन आया क्यों है, और अब आपको लेना है करेक्टिव एक्शन, यानी इस डेविएशन को फ्यूचर में आने से आपको रोकना है। देखो डेविएशन अगर एक्सेप्टेबल रेंज तक हो तो आपको कोई भी स्टेप फर्दर लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी करेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर सिग्निफिकेंट डेविएशन हो गया है, एक्सेप्टेबल लिमिट से बाहर जा चुकी है बात, तो आपको उसको सुधारना तो पड़ेगा ही। करेक्टिव एक्शन में हम करते क्या है, हम डेविएशन को सुधारते हैं, हम देखते हैं कि फ्यूचर में ये ही डेविएशन दोबारा ना हो, हम अगेन से प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं कि किस प्रकार इस डेविएशन को दूर किया जाए। मान लेते हैं एग्जाम्पल कि आप टाइम पे प्रोडक्शन पूरा नहीं कर पाए, कारण आपने जाना, डेविएशन तो आप समझ गए, कॉज जाना, एनालिसिस के समय आपने जाना कि कॉज ये है कि लोगों में स्किल्स कम है, हमारे एम्प्लॉयज में स्किल्स की कमी पाई गई है। तो क्या करेक्टिव एक्शन लिया जाए, करेक्टिव एक्शन ये लिया जाए कि आपको अपने एम्प्लॉयज को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। मान लेते हैं आपका प्रोजेक्ट, आपका काम, आपका टारगेट जो है वो शेड्यूल के पीछे चल रहा है, यानी कि टाइम पे खत्म नहीं हो पा रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप लेट हो जाओगे, तो आप जान चुके हो कि डेविएशन हो रहा है। अब इसका आप करेक्टिव एक्शन क्या ले सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा एडिशनल वर्कर लगाओ, नई नई मशीनें लाओ, नए नए इक्विपमेंट्स लेके आओ और टाइम पे काम को खत्म करो। एक बार आपको डेविएशन पता चल जाता है, देन उसका रीज़न भी पता चल जाता है, तो अब प्रॉब्लम भी पता है, उसका कारण भी पता है, तो उसका हल ढूंढना मुश्किल नहीं रहता है। कई बार क्या है, डेविएशन ना दूर करना
बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, समटाइम्स इम्पॉसिबल भी हो जाता है। हो सकता है आपने इम्प्रैक्टिकल सा एक टारगेट, एक स्टैंडर्ड बना के रखा हो। मान लेते हैं आपने पूरी एम्प्लॉयज़ की ताकत लगा दी, उसके बाद भी आप डेली का सिर्फ 70 प्रोडक्ट बना पा रहे हो और आपने अपना टारगेट, अपने स्टैंडर्ड क्या सेट करके रखा है, 200 प्रोडक्ट का। तो ऐसे इम्प्रैक्टिकल सा अगर आपने स्टैंडर्ड सेट करके रखा है तो ये डेविएशन कभी भी दूर हो ही नहीं सकते। तो क्या किया जाए, तो अपने स्टैंडर्ड को रिवाइज किया जाए, अपने स्टैंडर्ड पे आप वापस से रिवीजन लेके लाएं, यानी कि अमेंडमेंट करें, यानी कि उसको चेंज करें और उसको घटाया जाए। हमारे एग्जांपल के हिसाब से इस डेविएशन का कारण है इम्प्रैक्टिकल सा स्टैंडर्ड, इसलिए स्टैंडर्ड को कम करके 200 से कम करके 80 पे लेके आए, यानी कि डेली के डेली 80 प्रोडक्ट तो कम से कम आपको बनाने ही है। ये इस एग्जांपल से आप ये समझ रहे होंगे कि इम्प्रैक्टिकल सा अगर आप रख देते हैं कोई भी स्टैंडर्ड तो उस टाइप के डेविएशन पे आप काम नहीं कर सकते हो, उसको करेक्ट किसी भी हालत में नहीं कर सकते, आपको अपना स्टैंडर्ड ही रिवाइज करना पड़ेगा। अब कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए जहां पे आपको वजह बताई गई है डेविएशन की और क्या क्या आप करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं, उसका भी एक एक पॉइंट बताया गया है। जैसे कि डिफेक्टिव मशीनरी, कारण डेविएशन का ये कि आपकी मशीन ही डिफेक्टिव है, तो भाई मशीन को रिपेयर कराओ या फिर रिप्लेस कर दो। मशीन पुरानी हो चुकी है, आउटडेटेड हो चुकी है, तो यार टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कराओ या न्यू टेक्नोलॉजी वाली मशीन परचेस करके आओ। जो डेविएशन आया वो इसलिए आया क्योंकि एम्प्लॉयज़ में कोई भी मोटिवेशन नहीं है, बहुत थके हुए काम करते हैं, बहुत कम मन से काम करते हैं, तो इनके लिए नए नए क्या करो, आप इंसेंटिव्स लेके आओ जिससे इनका मन बना रहे और ज़्यादा दिल से ये लोग काम करें। इस प्रकार कंट्रोलिंग का कंप्लीट प्रोसेस हुआ यहाँ पे हमारा खत्म। एट लास्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ डेविएशन। डेविएशन का मतलब अपन ऑलरेडी जान चुके हैं। डेविएशन का मतलब जो डिफरेंस रहता है एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बीच, उसी को अपन कहते हैं डेविएशन। तो डेविएशन दो टाइप का हो सकता है, एक पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा है नेगेटिव डेविएशन। जब आपके स्टैंडर्ड से आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, दैट इज एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो स्टैंडर्ड से भी अच्छा है, तो उसे अपन कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। और जब एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से कम हो तो उसे अपन कहते हैं नेगेटिव डेविएशन। मान लेते हैं कि आपने प्रोडक्शन का एक स्टैंडर्ड बना के रखा हुआ है, यानी कि एक एम्प्लॉय को कम से कम 40 यूनिट्स एक महीने में बनानी ही बनानी है। राम ने क्या किया, राम ने सिर्फ और सिर्फ 35 यूनिट बना पाई, दैट इज 5 यूनिट कम बनाई, इसे अपन कहते हैं नेगेटिव डेविएशन, यानी कि राम नेगेटिवली डेविएट हो गया है, जितना उसको एक्चुअल में परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी उतनी वो नहीं दे पा रहा है। स्टैंडर्ड 40 यूनिट का था, परफॉर्मेंस के टाइम सिर्फ 35 यूनिट ही बना पाया है, तो नेगेटिव डेविएशन है यहाँ पे 5 यूनिट का। उसी प्रकार शाम दूसरा एम्प्लॉय था, इसने क्या किया, इसने 55 यूनिट बना दी। बताओ, स्टैंडर्ड सेट किया था 40 का, बना दिया है 55, यानी कि 15 यूनिट्स तो एक्स्ट्रा बनाई है। हाँ एक्स्ट्रा बनाई है, ये तो खुशी की बात है, ये तो अच्छी बात है। जी हाँ, ये अच्छी बात है। तो शाम का क्या है, हम बोलेंगे कि पॉजिटिव डेविएशन है, वो भी 15 यूनिट से। तो इसी के साथ ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो डेविएशन का, ये भी होता है हमारा समाप्त। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है समाप्त। सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपको दूसरे चैप्टर्स भी देखने हैं, सारे चैप्टर्स के लिए हम प्लेलिस्ट बना के रखे हैं चैनल में, जिसके बारे में अपन लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। ऑल चैप्टर्स ऑफ बीएसटी इन इकोनॉमिक्स एक एक करके लॉन्च होने वाले हैं, एक एक करके इसके वीडियोस आने वाले हैं क्लास 11th और क्लास 12th के। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।